हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे और वही हम बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स पढ़ाएंगे आपको सी प्रोग्रामिंग में। और इस कोर्स में आपको विजुअली और डायग्राम्स और पिक्चर्स के थ्रू समझाया जाएगा कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर से समझ में आए। तो व्यूअर्स, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं गार्बेज वैल्यूज क्या होती हैं। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा कोड एक लिखा है। तो सबसे पहले #include stdio.h, ये तो मैं आपको बिल्कुल शुरुआत में बता चुका हूँ। और इंट मेन ये फंक्शन है हमारा, और इसके अंदर बस एक वेरिएबल लिया है टेस्ट नाम का। टेस्ट जो है वेरिएबल का नाम है, और इंट उसका इस वेरिएबल का डेटा टाइप है। मतलब इंट बताता है कि मेमोरी में कितनी जगह लेगा, कितने बाइट्स की जगह लेगा। ओके, और फिर इसके अंदर =7 करके इस ये जो टेस्ट वेरिएबल में मेमोरी में इसके अंदर 7 की वैल्यू स्टोर कर दिए, रख दिए। अब अगले में मैं प्रिंट एफ करा रहा हूँ, मतलब आउटपुट करा रहा हूँ टेस्ट के अंदर जो भी वैल्यू है। तो प्रिंट एफ क्या करता है, जो डबल कोट्स के अंदर होता है वो चीज आउटपुट में दिखा देता है। आउटपुट हमें यहाँ पे दिखता है। वैसे तो अभी हम ऑनलाइन सी कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आउटपुट हमें यहाँ दिख रहा है, वरना तो आप इसे अपने कंप्यूटर पे चलाएगा तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही आउटपुट दिखेगा। तो प्रिंट एफ जो भी है वो आउटपुट मतलब डबल कोट्स के अंदर जो भी है उस वो आउटपुट में दिखा देता है। अब आउटपुट में क्या दिखाना है, %d मतलब ये वाला वेरिएबल की वैल्यू मेमोरी में जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो खींच के यहाँ पे रखा जाएगी। तो 7 हमें दिख जाएगा। और /n तो मतलब न्यू लाइन के लिए होता है। /n हमें दिखता नहीं है आउटपुट स्क्रीन में, वो बस बताने के लिए होता है कि भैया आप अगली लाइन पे ले जाओ। आइए इस पूरे कोड को चला के देखते हैं क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल कोड है, क्योंकि टेस्ट नाम का जो वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंट है, जो कि मेमोरी में इंटीजर जितनी जगह ले रहा है, जो कि 4 बाइट या 8 बाइट होती है। मेमोरी में हम बाइट्स में मेजर करते हैं, नापते हैं कोई कितनी जगह ले रही है, बाइट्स में होता है। तो इसके इस जगह में हमने 7 को डाल दिया, 7 जो नंबर है। और फिर यहाँ पे अब ये वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, तो वही इस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से आएगी, मेमोरी में जो भी है वैल्यू तो 7 है, तो 7 यहाँ पे आ जाएगी और आउटपुट 7 हो जाएगा। तो मैं इस पूरे कोड को चलाता हूँ, रन करता हूँ मैं, तो ये बिल्ड होके चलेगा। रन मतलब एग्जीक्यूट होना। एग्जीक्यूट हो गया, भाई इतनी मेमोरी खर्च हुई और ये आउटपुट हमारा 7 आ गया। अब व्यूअर्स, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो थोड़ा सिंपल सा है केस। अब मान लीजिए मैं इस वेरिएबल को शुरुआत में कोई वैल्यू देता ही ना, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इस वेरिएबल को बस मैंने इंट टेस्ट करके लिख के छोड़ दिया, बस इसको मेमोरी में जगह दे दी। कितनी जगह दे दी, इंट डेटा टाइप की जितनी जो जगह होती है, इंट डेटा टाइप कितनी जगह लेता है, 4 बाइट या 8 बाइट। मैंने शुरुआत की क्लासेस में बताया था ना, अलग अलग डेटा टाइप्स कितनी कितनी जगह लेते हैं। तो ये वेरिएबल मतलब ये जो मेमोरी की जगह है, मेमोरी में टेस्ट नाम की जो जगह है वो इंट जितनी जगह लेगी। ये नाम है मेमोरी का और ये कितनी जगह ले रही है वो बता रहा है। लेकिन मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली, ओके। लेकिन अब मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करके टेस्ट को प्रिंट एफ करा रहा हूँ। टेस्ट बस वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यार टेस्ट को मैं प्रिंट एफ करा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, इस वाले स्टेटमेंट में क्या होता है कि टेस्ट जो कि नाम है, मेमोरी के अंदर किसी जगह का नाम है ये, तो वहां से वो वैल्यू खींचता है और ये %d की जगह जाके रख देता है और आउटपुट कर देता है। अब मैंने तो इसको कोई वैल्यू दी नहीं, तो अब क्या होगा, आइए इसको पूरे को चला के देखते हैं। वैसे आप गेस करिए कि क्या होना चाहिए, पॉज करके, और फिर अब मैं चला के देखता हूं। तो रन करता हूं, जो कि बिल्ड करेगा, कंपाइल करेगा और फिर एग्जीक्यूट चला देगा। तो आइए देखते हैं। तो ये चल रहा है, कंपाइल हो रहा है। ओह, तो ये आउटपुट आ गया हमारे सामने, तो 0 आई वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं किसी वेरिएबल को, तो उसके अंदर समझ लो 0 रखा जाती है वैल्यू। मतलब ऐसा हो जाता है, मतलब ये जो चीज़ लिखी है ना, ये जो चीज़ मतलब कि इस टेस्ट के अंदर 0 वैल्यू रखा जाती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता व्यूअर्स। ये हो सकता है इसका ये जो ऑनलाइन सी कंपाइलर है इसमें कुछ ऐसा हो कि लोकल वेरिएबल में 0 ये डाल दे रहा हो। लेकिन कभी कभी दूसरे कंपाइलर्स दूसरे तरीके से बिहेव करते हैं। तो आइए एक दूसरे ऑनलाइन सी कंपाइलर पे यही सेम कोड चला के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने वही सेम कोड
यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, वो सेम ही चीज़ें लिखी हुई, वो बस कलर वगैरह अलग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है। तो याद रहे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो अंदर ये जो लोकल वेरिएबल है, टेस्ट नाम का जो वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंट है, उसमें हमने कोई भी वैल्यू वैल्यू नहीं डाली है, ठीक है। इसके अंदर कोई कोई नंबर हमने खुद से नहीं डाला है। और बाद में इसे प्रिंट एफ हम लोग करा रहे हैं। प्रिंट एफ मतलब टेस्ट में देख रहे हैं कि भैया क्या वैल्यू है, इसकी इसकी वैल्यू क्या है, ये हम देख रहे हैं। तो ये पूरा कोड मैं चलाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आई 32766। ओके, अब आप देख सकते हैं कि दूसरा कंपाइलर हमने इस्तेमाल किया तो जीरो वैल्यू नहीं है। पहले तो एक दूसरा सी कंपाइलर से जीरो वैल्यू आ गई थी, लेकिन इसमें कुछ और आ रहा है, तो इसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं व्यूअर्स। यही मुझे आपको समझाना था कि अगर हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू खुद से नहीं डालें तो उसके अंदर कुछ भी गार्बेज चीज रखा जाती है, और अगर उसे हम देखना चाहें, आउटपुट कराना चाहें, तो कुछ भी रैंडम सी कोई वैल्यू आती है, तो इसे गार्बेज वैल्यू कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है व्यूअर्स। तो आइए अब और आगे बढ़ते हैं। ओके व्यूअर्स, तो अब हम दो काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, स्टोरेज और स्कोप क्या होता है, ठीक है। तो हम जैसे अपना सी का कोड लिखते हैं, तो उसमें हम वेरिएबल्स, जिसे हम आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं, या फंक्शंस, जो भी सब लिखते हैं, तो उस कोई भी आप चीज़ है, चाहे वेरिएबल हो या फंक्शन हो, उसका एक स्टोरेज होता है और एक स्कोप होता है, ठीक है। तो आइए ये देखते हैं कि क्या मतलब होता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि अभी तक जो भी मैं आपको बता रहा था कोड लिख के, वो मैं ऑनलाइन सी कंपाइलर पे बता रहा था। जैसे कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक ही फाइल में मतलब एक इतना सा यहीं पे सामने मैं कोड लिखता था, उसको बिल्ड करके चला देता था। तो क्या है कि लेकिन जब आप असलियत में कंपनी में या एज अ फ्रीलांसर आप काम करेंगे, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो क्या होगा कि सिर्फ एक पन्ने में, एक पेज में कोड नहीं होगा लिखा हुआ। कोड काफ़ी अलग अलग पेजेस के होते हैं, अलग अलग फाइल्स होती है कोड की, सी की फाइल, ठीक है। तो वो अभी हम धीरे धीरे उसका भी समझेंगे कि क्या होता है। तो मैं आपको धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ना, कि आपको एक बारी में सारा कुछ समझाने से क्लियर नहीं हो पाएंगी चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको इटरेटिवली आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी तक हम एक ही फाइल में कोड लिखते रहे और उसको चलाते रहे, ओके। लेकिन असलियत में क्या होता है, काफ़ी सारे फाइलें होती हैं। सी का जो कोड होता है बहुत बड़ा होता है। अगर किसी प्रोजेक्ट में आप काम करें और उसमें काफ़ी सारी फाइलें रहेंगी, तो उसमें जो है ज़रूरी हो जाता है समझना कि किसी वेरिएबल या कोई फंक्शन है तो उसका स्टोरेज क्या है, और वही कोई भी वेरिएबल है या कोई भी फंक्शन है उसका स्टोरेज क्या है और उसका स्कोप क्या है। तो मैं काफ़ी आसान लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ओके। और अभी मैं आपको पूरा डिटेल में उसका डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इन दोनों का ये दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो ये मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपके लिए लिख दिया है कि कोई भी वेरिएबल हो हमारे सी कोड में, या कोई भी फंक्शन हो, तो उसका जो वो होता है, क्या कहते हैं कि लाइफ होती है, मतलब वो कब तक जिंदा रहता है, ठीक है। मेमोरी में वो कब तक वो वेरिएबल जिंदा रहता है। हर वेरिएबल तो मेमोरी में जगह लेता है ना व्यूअर्स, मेमोरी में कोई ना कोई जगह ले रहा होता है, तो वो कितने देर तक वो जगह ले रहा होता है, ये मतलब होता है लाइफ का, उसका जिंदगी का ये मतलब है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि लोकल वेरिएबल जो है फंक्शन का जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं, लिखे होते हैं, वो फंक्शन ख़त्म होते ही लोकल वेरिएबल्स ख़त्म हो जाते हैं स्टैक मेमोरी से, है ना। तो ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़ को मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। तो इसको स्टोरेज कहा जाता है कि भैया कौन से वेरिएबल कहाँ मेमोरी में कितने देर तक रहेगा जिंदा, उसकी लाइफ क्या होगी, ओके। अब दूसरी चीज़ होती है स्कोप। स्कोप दिखाता है विजिबिलिटी के बारे में, मतलब कोई भी वेरिएबल का नाम हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। वेरिएबल जो है कहाँ कहाँ दिख रहा है हमें, ठीक है, उस वेरिएबल को कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ये एक उसकी अलग एक चीज़ हुई।
एक तो है कि उसकी लाइफ कितनी देर रहेगा वो मेमोरी के अंदर, और उस वेरिएबल को देख कहाँ कहाँ सकते हैं। ओके, तो ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब इसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये तो बस थोड़ा मैंने आपको समझ लिया, एक तरीके से डेफिनेशन बता दिया, लेकिन आइए अच्छे से देखते हैं कि एग्जाम्पल लेके और डायग्राम से समझते हैं ये सब चीज़ों का मतलब। तो व्यूअर्स, ये मैंने एक सी का कोड लिखा है। ओके, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे एक सबसे बाहर ये वेरिएबल लिखा है ना, इस वेरिएबल का नाम फू है, और कौन से डेटा टाइप का है ये, मतलब कि इंट डेटा टाइप का है। ये डेटा टाइप पहले ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कैर हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है ना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी हम इंट ले रहे हैं, मतलब कि हम बता रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है फू, ये मेमोरी में जो जगह लेगा वो कितनी बड़ी जगह होगी, वो इंट जितनी बड़ी जगह होगी। और इंट की कितनी बड़ी जगह होती है, 4 बाइट या 8 बाइट। इस एग्जाम्पल में हम 4 बाइट मान के चलेंगे। इस पूरे कोर्स में मैं मानूंगा कि इंट का जो साइज़ है मेमोरी में वो 4 बाइट होता है, और इसके अंदर हमने 25 डाल दिया। अब फिर ये तो बात हो गई। अब मेन से शुरू होती हैं चीज़ें। अब मेन के अंदर ये दूसरा वेरिएबल डाला है, ठीक है, जिसका नाम है टेस्ट, और इसका भी डेटा टाइप इंट है, मतलब कि टेस्ट जो है मेमोरी के अंदर 4 बाइट की जगह लेगा, ठीक है, खर्च होगी मेमोरी 4 बाइट। और इसके अंदर हमने 10 वैल्यू डाल दिया। फिर ये प्रिंट एफ करा दिया, प्रिंट एफ %d/n करके टेस्ट को हम प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट मतलब कि बाहर आउटपुट पे दिखा रहे हैं। तो टेस्ट यहाँ पे वेरिएबल लिखा है, तो कोड क्या करता है, सी रन टाइम क्या करता है कि मेमोरी से जो भी है टेस्ट की जगह जाता है, मेमोरी में टेस्ट का वेरिएबल जहाँ भी स्टोर्ड है वहाँ जाता है, और वहाँ पे जो वैल्यू है उस वक्त वो ला के यहाँ पे रख के दिखा देता है। तो टेस्ट में तो 10 रखा हुआ था, है ना, तो 10 दिखा देगा। फिर उसके बाद बार कॉल हुआ, बार फंक्शन है कि ये हमने एक अलग से एक फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन हमें कैसे पता चला, क्योंकि बार के बाद 2 गोल वाले ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब ऐसा हो तो मतलब वो फंक्शन होता है। इस दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ चीज़ें हो सकती हैं लिखी हुई, लेकिन कोई वर्ड लिखा होगा और उसके बाद ब्रैकेट खुलेगा गोल वाला, और अंदर कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और फिर बंद होगा गोल वाला ब्रैकेट। तो जब ऐसे होता है तो वो फंक्शन होता है। यहाँ तो फंक्शन डेफिनेशन है या ये फंक्शन कॉल है, क्योंकि कुछ लिखा हुआ है, जैसे बार लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड हो सकता है इसकी जगह, और 2 गोल वाले ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस इसे कहते हैं। तो ये फंक्शन कॉल है। अब ये क्या है, फंक्शन कॉल नहीं, ये फंक्शन कॉल नहीं है। इंट टेस्ट इक्वल टू 10 ये फंक्शन कॉल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 वो गोल वाले ब्रैकेट्स कहीं नहीं है ना। तो ये फर्क है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, यहाँ पे हम लोग आए तो इसने 10 आउटपुट पे दिखा दिया, फिर बार हुआ कॉल। अब ये यहाँ पे थम जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, लाइन नंबर 10 जो है यहाँ पे ये रुक जाएगा, और फिर कॉल करके अब ये वाली पूरी कहानी चलेगी। ये यहाँ पे रुका रहेगा, वेट करेगा कि जब बार का ये पूरा फंक्शन चल जाए तब मैं फिर से यहाँ से नीचे शुरू करूँ, लेकिन ये यहाँ पे अभी रुका हुआ है, ठीक है, अभी ये रुका हुआ है। तो अब ये बार पे आया कॉल पे, बार के अंदर एक दूसरा नया वेरिएबल डिफाइन हुआ जिसका नाम है फन, FUN। वेरिएबल का कुछ भी नाम रख सकते हैं, और इसका डेटा टाइप है कैर, CHAR। तो हम बता रहे हैं कि ये जो फन जो नाम का वेरिएबल है, ये मेमोरी में कैर जितनी जगह लेगा, और कैर कितनी जगह लेता है, 1 बाइट, यानी कि 8 बिट्स। और इसके अंदर हमने जो वैल्यू डाल दी है वो है P, ठीक है। तो ये फन जो है इसका डेटा टाइप कैर है। इंट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो तो आपके ज़रूरत के हिसाब से, आपको जो ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से आप डेटा टाइप लीजिएगा। तो यहाँ मैंने कैर ले लिया, ठीक है, और फिर मैं इसी वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूँ, मतलब आउटपुट पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फन नाम का वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर मेमोरी में जाके देखेगा कि भाई फन नाम का वेरिएबल कहाँ है और उसमें क्या चीज़ रखी हुई है। तो उसमें कैरेक्टर रखा हुआ है, तो वो यहाँ पे कैरेक्टर के लिए %C लिखते हैं। तो यहाँ पे C करके %C की जगह वो कैरेक्टर की वैल्यू आ जाएगी जो कि P है, तो वो आउटपुट पे P दिखा देगा, और फिर ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस पे आ जाएगा ना। और जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है तो ये उसके लोकल वेरिएबल सब मेमोरी से मिट जाते हैं।
फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न होके। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ये थमा हुआ था ना, इंतज़ार कर रहा था, जब कॉल जाती है तो ये यहाँ पे इंतज़ार कर रहा होता है कि अब जो जिस चीज़ को मैंने कॉल किया है वो चीज़ कब ख़त्म होगी और मैं फिर यहाँ से अगला शुरू करूँ। तो अब ये मेन पे वापस आ गई कॉल, मेन फंक्शन में वापस आ गई कॉल। तो अब ये बार बार की कॉल हो गई ख़त्म। तो वापस ये अगला स्टेटमेंट चलाएगा जो कि printf %d foo है। अब देखिए क्या होगा कि फू जो है वो पहले तो देखेगा लोकल वेरिएबल में कोई फू नाम का कोई लोकल वेरिएबल है नहीं। लोकल वेरिएबल मतलब जो इस ब्लॉक के अंदर है। ब्लॉक मतलब ये जो कर्ली ब्रेस खुलते हैं, जो कर्ली ब्रेस बंद होते हैं, इसको ब्लॉक कहते हैं। तो इसके अंदर पहले वो चेक करता है, ठीक है। तो भाई इसे फू तो नहीं मिलेगा, तो फिर इसे नहीं मिला तो फिर वो बाहर जाएगा ग्लोबल वेरिएबल में, देखेगा कि भैया फू नाम का कोई वेरिएबल है, तो हाँ इसे मिल जाएगा, ये रहा फू नाम का वेरिएबल। तो फिर ये उस जगह से, उस मेमोरी के जगह से फू वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू रखी है वो उठा के ला के यहाँ रख देगा। तो यहाँ पे वो 25 ला के रख देगा और हमें आउटपुट में 25 दिख जाएगा। तो आइए पूरा कोड मैं चलाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आउटपुट। तो कैसे हुआ, सबसे पहले मेन से हमेशा कहानी स्टार्ट होती है। तो ये प्रिंट हुआ, टेस्ट के अंदर 10 था तो 10 वैल्यू आ गई। फिर बार पे आया, बार देखा कि ये फंक्शन कॉल है तो ये यहाँ पे रुक के यहाँ पे अब आ गया, यहाँ की चीज़ें चलनी शुरू हुई। फिर ये प्रिंट फन हुआ, तो फन ये यहाँ पे देखा, फन लोकल वेरिएबल है पी, तो पी लिखा हुआ आ गया। उसके बाद ये फंक्शन ख़त्म हुआ, फिर ये यहाँ पे रुका हुआ था, फिर यहाँ से ये आगे बढ़ा। फिर प्रिंट फू, फू इसने प्रिंट किया जो कि फू के अंदर 25 वैल्यू स्टोर थी, 25 लिखा गई। तो ये ऐसे हुआ। अब आइए थोड़ा इसका देखते हैं, स्टोरेज और स्कोप वाली बातें करते हैं थोड़ा डायग्राम से। आइए अब मैं आपको और आगे समझाता हूँ। ओके, तो ये मैंने बना दिया है यहाँ पे दो मेमोरी के सेक्शन। ये मेमोरी है व्यूअर्स, ओके। ये मेमोरी को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। मेमोरी के तो वैसे 4 लॉजिकल सेक्शन है, मैं बस उनमें से 2 दिखा रहा हूँ। डेटा सेगमेंट जिसे ग्लोबल सेक्शन भी कहते हैं, और स्टैक सेगमेंट, ओके। अब ये कोड जो है इसे हम कंप्यूटर में बिल्ड करते हैं सबसे पहले और फिर चलाते हैं। तो जैसे ये चलता है तो सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल जितने हैं वो बनते हैं मेमोरी में। तो सबसे पहले इंट फू इक्वल टू 25 बना। तो अब ये जो फू है ये कौन सी जगह बनता है, स्टैक सेगमेंट में नहीं बनता है, ये डेटा सेगमेंट जो कि ग्लोबल सेक्शन होता है यहाँ पे बनता है ये। तो मैं ये बना देता हूँ, ओके। ये फू नाम का बना वेरिएबल, और इस मेमोरी स्पेस की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और इसके अंदर क्या रखा गया, 25, ओके। 25 रखा गया। अब फिर ये हो गया। अब फिर मेन से चलती है, शुरुआत होती है। फिर इंट टेस्ट इक्वल टू 10, ये जो है वेरिएबल जो है अब इसकी मेमोरी बनेगी। तो ये जैसे हम इंट टेस्ट इक्वल टू 10 लिखते हैं तो ये डिक्लेरेशन भी होती है, घोषणा भी होती है, और डेफिनेशन भी होती है। डेफिनेशन मतलब अगर कोई चीज़ की डेफिनेशन हो रही है तो मतलब उसकी मेमोरी एरिया बन जाएगी। वैसे यहाँ पे ये डेफिनेशन भी है, इसकी मेमोरी एरिया बन रही है, ठीक है। डिक्लेयर तो है ही, घोषणा तो हो ही रही है, और डेफिनेशन भी हो रही है, दोनों एक साथ हो रही है। अब तो वही, अब मैं वापस आता हूँ मेन पे जो मैं बात कर रहा था। तो इसके अंदर जैसे ही आए हम तो क्या देखा सी रन टाइम ने कि भैया टेस्ट इक्वल टू 10 है, इंट उसका साइज है डेटा टाइप का। तो मेमोरी में जो है वो सबसे पहले मेन की जगह बनेगी, है ना। उसी के अंदर मेन के जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं ये बनेंगे। लोकल वेरिएबल मतलब ये टेस्ट इक्वल टू 10 है, ये मेन के अंदर का लोकल वेरिएबल है, क्योंकि इसके अंदर लिखा है ना फू जो है वो लोकल वेरिएबल नहीं है, वो ग्लोबल वेरिएबल है। यही अंतर है दोनों में। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं टेस्ट नाम का एक लोकल वेरिएबल बना दे रहा हूँ, ओके व्यूअर्स। तो ये टेस्ट नाम का बन गया, और इसके अंदर वैल्यू जो है वो होगी 10, ओके। इसके अंदर 10 वैल्यू है, और इसका मेमोरी लोकेशन कुछ भी हो सकता है, वो उतना रिलेवेंट नहीं है। तो 3 चीज़ें जुड़ी होती हैं, है ना। कोई भी वेरिएबल जो मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करता है ना, उससे 3 चीज़ें जुड़ी होती हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। वैसे एक चौथी चीज़ भी है
कि ये मेमोरी एरिया कितना बड़ा है ना। जैसे हम घर बनाते वक्त ज़मीन नापते हैं ना कि ज़मीन कितनी बड़ी है, वैसे ये मेमोरी कितना बड़ा है। तो मेमोरी कितना बड़ा है वो कैसे पता चलता है? इस टेस्ट के पहले इंट लिखा है, इंट डेटा टाइप, जो कि 4 बाइट का होता है ज़्यादातर, तो इसलिए ये 4 बाइट बड़ी मेमोरी है। ओके, अब हाँ, तो ये बना। अब क्या है कि ये अब नेक्स्ट लाइन होगा प्रिंट एफ, जो कि टेस्ट हम आउटपुट में करा रहे हैं। तो टेस्ट जो है वो सी रन टाइम जाके देखेगा कि भैया मेमोरी में सबसे पहले लोकल वेरिएबल में चेक करेगा कि टेस्ट है क्या लोकल वेरिएबल में। हाँ, टेस्ट मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो उठा के यहाँ पे डाल देगा और वैल्यू आउटपुट में हमें दिख जाएगी, जो कि स्क्रीन है। अब बार फंक्शन कॉल होगा, बार के आगे जो है 2 गोल राउंड वाले ब्रैकेट्स हैं, बार कॉल हुआ, फिर यहाँ पे कंट्रोल आ गया। फिर जैसी बार पे कंट्रोल आया तो बार का वो बनेगा, क्या कहते हैं, ये मेमोरी में जगह बनेगी बार की। तो ये बार की जगह बनी, ठीक है। और ये यहाँ पे हैं हम, बार के अंदर जैसी आया तो कैर फन इक्वल टू पी, ये जगह बनी। तो ये जगह बनी, इसका नाम है फन, और इसके अंदर है पी, और इसकी मेमोरी एरिया कुछ भी हो सकती है, मेमोरी एड्रेस इसका कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा ऐसे ही छोटा दिखाया है इससे, क्योंकि ये वाला इंट वाला डेटा टाइप था ना जो 4 बाइट का होता है, लेकिन कैर जो यहाँ पे जो बार के अंदर बना है ये सिर्फ 1 बाइट का होता है। कैर जो 1 बाइट का होता है, इसलिए छोटी मेमोरी मैंने दिखा दी है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर इसके बाद प्रिंट एफ जो है वो फन की वैल्यू प्रिंट करना चाहेगा। तो बार के अंदर, क्योंकि बार फंक्शन में है ना, तो बार के अंदर सबसे पहले आके देखेगा कि भाई लोकल वेरिएबल है कोई फन नाम का। तो हाँ, इसे मिल जाएगा फन नाम का लोकल वेरिएबल। उसके अंदर जो भी चीज़ है पी है, जो कि वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी परसेंटेज सी की जगह, और हमें पी आउटपुट में दिख जाएगा। फिर ये बाहर आएगा, बार का फंक्शन अब ख़त्म हो गया, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस में आ गए, ठीक है। तो जब ऐसे हो जाता है तो ये पूरा मिट जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ पूरी मिट जाएगी। अब मुझे आपको यही चीज़ बतानी थी कि ये जो लोकल वेरिएबल्स हैं उसकी जो स्टोरेज होती है वो भी लोकल होती है, मतलब उसकी ज़िंदगी है ना। आप देख रहे हैं कि जैसे ये बार का फंक्शन ख़त्म होने को आ रहा है तो ये पूरा लोकल वेरिएबल ख़त्म हो जा रहा है ना। तो इसकी ज़िंदगी बस इतनी ही देर तक की थी, ठीक है, जिसे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेस के आखिर में आ गए हैं ना। फन जो है वो मेमोरी से लेके प्रिंट आउटपुट करा दिया, अब ये इस पे आ गए। तो ये जो बार फंक्शन है इसके अंदर के सारे लोकल वेरिएबल्स जो हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे, पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसकी जो जिंदगी थी, अभी हम बात कर रहे थे ना जिंदगी, तो इसकी जो जिंदगी थी, ये जो लोकल वेरिएबल है इसकी जिंदगी थोड़ी देर की थी, बस जितने देर का ये ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक कैसे पता चलता है? जब कर्ली ब्रेस शुरू होता है और जो बंद होता है ना, तो उससे हमें ब्लॉक पता चलता है, ठीक है। ये कर्ली ब्रेस शुरू और कर्ली ब्रेस बंद, ठीक है, इससे हमें ब्लॉक पता चलता है। तो ब्लॉक इसको कह सकते हैं। तो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनकी जिंदगी, जो स्टोरेज जो होता है वो ब्लॉक स्टोरेज होता है या लोकल स्टोरेज होता है, ओके। ये चीज मैं लिख लेता हूं। तो व्यूअर्स, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, भाई जो अभी हमने देखा लोकल वेरिएबल्स, जो अभी हम इसकी बात कर रहे थे ना फन, तो ये बार वाला जो फंक्शन खत्म हुआ था कर्ली ब्रेस, ये जो ब्लॉक है इसे BLOC के ब्लॉक कहते हैं, ये इतना। तो ये जब हम यहाँ पे आ गए थे तो स्टैक मेमोरी से उसका पूरा इरेज हो गया था ना, मिट गया था ना ये वाला लोकल वेरिएबल। तो इसलिए इसकी जो स्टोरेज थी, स्टोरेज मतलब कहाँ पे वो स्टोर हो रहा है, वो तो स्टैक मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। लोकल वेरिएबल्स हमेशा स्टैक मेमोरी में रहते हैं। और इसकी लाइफ क्या है, जो कि स्टोरेज से रिलेटेड है, स्टोरेज जो है वो लाइफ बताता है। तो इसकी लाइफ जो है ब्लॉक है, ठीक है, मतलब कि ये जितने देर ब्लॉक रहता है ना,
जितने देर यहाँ पे था ये फंक्शन जब चल रहा था, बार वाला फंक्शन जो अभी हम देख रहे थे, जितने देर तक चल रहा था उतनी ही देर तक था ये स्टैक। फिर जैसे ही ये यहाँ पे आया तो स्टैक मेमोरी से पूरा खत्म हो गया, ये पूरा मिट गया, ठीक है, ये वाला वेरिएबल। इसीलिए ये बस ब्लॉक तक ही था ना जिंदा, तो इसलिए इसकी लाइफ बस ब्लॉक वाली हुई लाइफ। और स्कोप क्या, स्कोप का मतलब क्या हो, विद इन ब्लॉक। स्कोप का मैंने आपको बताया था, स्कोप का मतलब होता है नजर ये कहाँ आता है, ठीक है, दिखता कहाँ है, विजिबल कहाँ होता है। तो ये फन वाला जो वेरिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर ही हम इसे देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन है ना, ये मेन ये दूसरा फंक्शन है ना, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको अगर प्रिंट करना चाहूँ, ये जो फन वाला जो फंक्शन है, ओके, तो अब मैं क्या करूं, ये फन वाला फंक्शन तो इसके अंदर है ना, बार के अंदर ये जो ब्लॉक है, कर्ली ब्रेस शुरू और कर्ली ब्रेस बंद के बीच में, ये तो इसके अंदर रह रहा है ना। और अगर मैं इसको दूसरे फंक्शन से देखना चाहूं, ठीक है, यहां से, तो क्या मैं इसको पढ़ पाऊंगा, यहां से ये दिखेगा, है ना, ये दूसरे फंक्शन का ब्लॉक है, ये तो मेन वाले फंक्शन का ब्लॉक है। तो आइए इसको चला के देखते हैं। तो नहीं दिखा, इसे नहीं आया, एरर आ गया, है ना, एरर आ गया कि भाई इसे ये नहीं मिला है, ठीक है। तो इसलिए विजिबिलिटी मतलब ये जो फन वाला ये जो वेरिएबल है, इसकी विजिबिलिटी मतलब इसे हम सिर्फ इतने में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये जिंदा भी यहीं तक रहता है ब्लॉक के अंदर, और देख भी इसे सकते हैं सिर्फ ब्लॉक के अंदर। ओके, तो ये मतलब हुआ इसका, तो स्कोप इसका विद इन ब्लॉक है। अब आइए ये वाली चीज ग्लोबल वेरिएबल्स का देखते हैं क्या होता है। तो मैं वापस यहाँ पे आ गया, तो बार जो था वो चल के यहाँ पे एंड हो चुका था, कर्ली ब्रेस जो है यहाँ पे आ गया था, तो इसका मेमोरी एरिया सब क्लियर हो चुका था। अब वापस ये यहाँ पे थमा हुआ था ना, बार से कॉल आई थी यहाँ पे, अब वापस ये पूरा फंक्शन खत्म हो गया। अब वापस यहाँ से चलेगा, मेन तो खत्म नहीं हुआ ना, इसलिए मेन का मेमोरी एरिया वैसे का वैसे ही रहा, है ना। मेन के तो अब अभी अंदर ही है ना, मेन का क्लोजिंग वाले कर्ली ब्रेस पे अभी नहीं आए हैं, तो जब तक क्लोजिंग वाले कर्ली ब्रेस पे नहीं आते हैं तब तक वो मेमोरी में पूरी उसकी जगह रहती है। तो जो है ये अब बार हो गया खत्म। अब इसके नेक्स्ट वाला क्या था, प्रिंट एफ %d फू नाम का वेरिएबल जो है वो हम आउटपुट पे दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले अभी हम मेन के अंदर है ना, तो मेन के अंदर से हम फू वाले वेरिएबल को रीड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये स्टैक में जो इसका एरिया है, मेमोरी है, इसमें ये ढूंढता है सबसे पहले कि भैया फू नाम का कोई है वेरिएबल, नहीं, इसे नहीं मिला। तो फिर ये ग्लोबल सेक्शन में जाते हैं या फिर डेटा सेगमेंट में जाता है, फिर वहाँ चेक करता है क्या फू नाम का वेरिएबल है, तो हाँ, इसको जो है यहाँ पे मिल जाता है वेरिएबल, ओके। और ये यहाँ से इसे रीड कर लेगा। तो ये हमने देखा, और फिर क्या हुआ कि ये मेन का क्लोजिंग कर्ली ब्रेस हो गया। अब मेन का जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है ना, ये वाला, क्योंकि मेन एक स्पेशल फंक्शन है, मैंने पहले ही बताया था, मेन जो है एक स्पेशल फंक्शन है। तो इसके क्लोजिंग कर्ली ब्रेस पे तो पूरा का पूरा जो आपका एग्जीक्यूटेबल है, पूरी की पूरी बाइनरी, पूरा का पूरा EXE जो है, जो कोड, जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, पूरा वही खत्म हो जाएगा। तो चाहे स्टैक मेमोरी की कोई बात हो या ग्लोबल मेमोरी की कोई बात हो, चाहे कोई भी बात हो, कोई भी कहीं पे भी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, वो सारी की सारी मेमोरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेन का जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है वो पूरा का पूरा मैक्सिमम जो लाइफ हो सकती है कोड की, वो वहां पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आपका ये ग्लोबल वेरिएबल्स भी यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब ये आपको याद होगा, बार वाले में था तो ग्लोबल वेरिएबल्स तो तब भी जिंदा था। तो ग्लोबल वेरिएबल्स जो है, ग्लोबल सेक्शन में, डेटा सेगमेंट में जो वेरिएबल्स होते हैं वो पूरे प्रोग्राम के दौरान, पूरे प्रोसेस के दौरान जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो आइए ये सब हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, और मैं थोड़ा ये भी बता दूं। तो ये पूरा ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए। अब क्लोजिंग कर्ली ब्रेस पे आए, तो क्लोजिंग कर्ली ब्रेस पे आने का मतलब है कि पूरा आपका ये
डिलीट हो गया ग्लोबल सेक्शन से भी, और मेन का भी जो सेक्शन है वो भी पूरा डिलीट हो गया। ओके, तो आइए ये भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, जिसे हम एक्सटर्न कीवर्ड से बताते हैं। ये भी मैं बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, एक्सटर्न का कहाँ है। तो ये स्टोर कहाँ होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको विजुअली बताया था, डेटा सेगमेंट ग्लोबल सेक्शन में स्टोर होते हैं, और वो कहाँ कब तक जिंदा रहते हैं, फुल प्रोग्राम, पूरे के पूरे प्रोग्राम जब तक चलता है ना तब तक ये वेरिएबल जिंदा रहते हैं। और स्कोप मतलब वो दिखते का है हर जगह, कहीं भी आप उसे देख सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जैसे फू वेरिएबल जो हम इस्तेमाल करें, ये तो हम इस फंक्शन के अंदर है ना, लेकिन फिर भी इस फंक्शन के अंदर ये बाहर से ही ग्लोबल वेरिएबल इसको देख ले रहा है, तो देख पाता है। तो इसका स्कोप, ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसका स्कोप जो है पूरा सब जगह है, ठीक है, इसे हर जगह देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो इस क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं जो हूँ इस पूरे सी प्रोग्रामिंग के कोर्स में आपको एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में कवर कराऊंगा। और जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आई होप आपको थोड़ा मज़ा आ रहा होगा सीखने में। सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।